नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। त्रिस्तरीय पंचायत के लिए खुला सरकार का खजाना। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया 143 करोड़ से ज्यादा का डिजिटल ट्रांसफर। सीएम त्रिवेंद्र ने आला अधिकारियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बढ़ते कोरोना मामले को लेकर जताई चिंता। कहा सख्ती के साथ नियमों का पालन करवाएं। त्रिवेंद्र सरकार का बड़ा फैसला। हर की पैड़ी से होकर बहने वाली गंगा की नहर को देवधारा घोषित करेगी सरकार। देश भर के तीर्थयात्रियों के लिए खुली चारधाम यात्रा। साथ रखनी होगी कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट। आरटीआई पीसीआर की जांच रिपोर्ट जरूरी। उत्तराखंड में 5700 पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। एक दिन में 272 पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप। कोरोना से 2 की हो चुकी है मौत। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का पाखरो रेंज में बनेगी झील। पर्यटक उठा सकेंगे बोटिंग का लुत्फ। बेटर पैटर्न जोन बनाने की कवायद हुई शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की समीक्षा बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, कोविड-19 को लेकर सीएम की समीक्षा बैठक। कोविड-19 को लेकर सीएम की समीक्षा बैठक। आपको बता दें, सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक। बैठक में सभी अधिकारी और डीएम रहे मौजूद। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की समीक्षा बैठक। कोविड-19 को लेकर सीएम की समीक्षा बैठक। सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा। बैठक में सभी अधिकारी और डीएम रहे मौजूद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने समीक्षा बैठक करी है। कोविड-19 को लेकर ये समीक्षा की गई है, क्या कुछ सामने निकल कर आया है? बिल्कुल, क्योंकि मैं बता दूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आह्वान पर अब जो है सप्ताह में दूसरा शनिवार और रविवार को भी लॉकडाउन जो है 4 जिलों में लगाया गया है। राजधानी सहित नैनीताल, हल्द्वानी और हरिद्वार में लॉकडाउन की जो प्रक्रिया है पूर्ण रूप से बंद किया गया है। जरूरत का सामान जो है लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में कोविड की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि आकलन जो बात करें तो लगभग 5,500 से ज्यादा जो है कोविड की संख्या बढ़ चुकी है, तो कहीं न कहीं सरकार के लिए भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो जिसके चलते लगातार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जो है आला अधिकारियों से बात कर रहे हैं, सभी जिलाधिकारियों से बात कर रहे हैं और किस तरीके से आगे रणनीति बनाई जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोविड बढ़ रहा है, राजधानी सहित तमाम जिलों में कोविड की संख्या अलग अलग जिलों से लगातार बढ़ती हुई आ रही है। तो इनको देखते हुए लगातार मॉनिटरिंग का काम जो है सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और आज भी अगर हम बात करें तो शनिवार और रविवार को, यानी कि कल के दिन भी जो है राजधानी समेत 4 जिले जो है वो पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। यानी जरूरत का सामान लोगों को जरूर मिलेगा, लेकिन अनावश्यक कार्य से जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ जो है पुलिस द्वारा जो है वो कार्रवाई भी की जा रही है। और साथ ही सैनिटाइजेशन का काम राजधानी सहित तमाम जिलों में वो जारी है। जी राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। बैठक में सभी अधिकारी और डीएम मौजूद रहे। जिस तरीके से उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, उसी को लेकर नई रणनीति बनाई जा रही है कि आंकड़ों में कैसे कमी लाई जा सकती है, क्या कुछ और कर सकते हैं जिससे कोरोना के जो आंकड़े हैं वो कम हो सके। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की उपस्थिति में त्रिस्तरीय पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की धनराशि का पीएफएमएस के माध्यम से डिजिटल हस्तांतरण किया गया है और कुल 143 करोड़ की राशि दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायत के बैंक खातों को ई ग्राम सरोज पोर्टल के माध्यम से पीएफएमएस इंटरफेस के साथ जोड़ा गया है।
उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। वहीं सरकार ने हरिद्वार, नैनीताल सहित अन्य जिलों में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए सरकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार सभी आला अधिकारियों से बात कर रही है। वहीं झारखंड में मास्क न लगाने पर 1 लाख का चालान काटा जा रहा है, तो उत्तराखंड सरकार भी जल्द ही बेपरवाह लोगों पर लगाम लगाने के लिए कोई धनराशि चालान के तौर पर जारी कर सकती है। उत्तराखंड में व्यापार और पर्यटन को प्रदेश में बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बॉर्डर सीमा से सटी तमाम सड़कों को दुरुस्त करने का काम तेजी से करवाया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह का मानना है कि देश में अन्य राज्यों से अलग उत्तराखंड में बीआरओ की टीम ने रोड कनेक्टिविटी को लेकर प्रदेश में तेजी से काम किया है, जिसके चलते हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य लगातार जारी। आने वाले समय में ये सड़कें उत्तराखंड के लिए एक संजीवनी बूटी के तौर पर साबित होंगी। हमारा काम चल रहा है और हम शुरू से ही जब से हम सरकार बनाए हैं तब से हमारे जो सुरक्षात्मक दृष्टि से सामरिक दृष्टि हमारे उत्तराखंड का जो नेतृत्व वो चीज़ हमारे मद्देनजर रहती है हमेशा, चाहे डॉपलर रडार का सिस्टम होगा। अगर आप तुलना करेंगे जी तो बीआरओ ने तो सड़कें इन 3 सालों में बनाई। आप पूरा 20 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए और अन्य राज्यों में जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ की तुलना और उत्तराखंड की तुलना कर लेंगे जी, आप ये पाएंगे कि देश में उत्कृष्ट कार्य अगर बीआरओ ने किया है, उनको अवसर मिला है तो इन 3 सालों में उत्तराखंड को मिला है। ये बीआरओ के चीफ कहते हैं। हमको बहुत अच्छा माहौल मिला, बहुत अच्छा सहयोग मिला। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें, सीएम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अमर शहीद महान स्वतंत्रता सेनानी श्रीदेव सुमन जी के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि बधाई। देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता करके कोरोना की वर्तमान स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों में सर्वाधिक सक्रिय मामले देहरादून में हैं, जिनकी संख्या 1290 है, जबकि एक्टिव केस की अगर बात की जाए तो 366 है और 34 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। इसके अलावा अभी तक जिले में कोविड टेस्ट 31,032 किए गए हैं और एंटीजन टेस्ट की अगर बात की जाए तो 34,410 टेस्ट हो चुके हैं, जो कि प्रदेश में सबसे ज्यादा है। वहीं डबलिंग रेट की अगर बात की जाए तो देहरादून में 19 दिन है, जबकि प्रदेश में डबलिंग रेट 17 दिन की है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो देहरादून की स्थिति अभी बेहतर है, यहाँ पर सामाजिक फैलाव की स्थिति नहीं है। केसेस अभी तक आए हैं और इसको भी मिला दें तो ये 34,410 टेस्ट अभी तक जो है वो किए जा चुके हैं। अगर टेस्ट की बात कर अभी तक आए हैं और जो हमारी टेस्टिंग है वो 31,232 हमने टेस्ट अभी तक RT-PCR और एंटीजन के टेस्ट कर लिए हैं। ये टेस्टिंग को अगर हम जो ICMR का कोड जनरेट होता है अगर उसके हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट अगर इसमें हम एंटीबॉडी टेस्ट को भी मिला दें तो ये 34,410 टेस्ट अभी तक जो है वो किए जा चुके हैं। पूरे जिले को हरा भरा रखने के लिए जिले में पहला पौधा बैंक थल के पतेत गांव में एशियन सत्कर्मा मिशन के द्वारा खोला गया। मिशन के संयोजक स्वामी वीरेंद्र दास ने बताया कि दिन के भीतर पूरे जिले में 2 घंटे के भीतर 1.5 लाख पौधे मिशन के सदस्यों के द्वारा लगाए गए हैं, जिसमें चीन की अंतिम सीमा लिपुलेख से लेकर नेपाल सीमा सहित जिले के विभिन्न हिस्सों में पौधारोपण पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के साथ उनका संरक्षण भी कार्य किया जाएगा। 22,000 लोगों को पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़ा गया है और ये अभियान पूरे वर्ष रखने की बात कही गई है। अगर जगह जगह पर पौधा बैंक खोलने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में पौधा बैंक में 5 लाख फलदार छायादान, विभिन्न
औषधि के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। एशियन सत्कर्मा की ओर से, एशियन स्कूल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे साथ मिलकर के एक अजातशत्रु और अभिमन्यु की भूमिका निभाई और 1.5 लाख पौधे लगाने का मकसद यह था कि सारे लोगों को जोड़ करके प्रकृति के नजदीक लेना है और इस मिशन को पूरा करने के लिए हमारे पूरे जनपद पिथौर के 22,000 लोग हमारे साथ मिले और उन लोगों ने 16 जुलाई को संकल्प लिया कि हम दूरस्थ दुर्गम क्षेत्रों में, जहां एक तरफ जनपद के दुर्गम क्षेत्र, जहां हमारे सरहद है, जहां तिब्बत, नेपाल और चाइना का जहां बॉर्डर था, उन तमाम सभी लास्ट जो हमारा खूंटी का जो गांव था गरबा। मंगलौर में बकरा ईद के त्यौहार को लेकर सीओ मंगलौर ने कोतवाली परिसर में मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु व क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें कोरोना महामारी को लेकर मुस्लिम समुदाय के लिए खास बकरा ईद के पवित्र त्यौहार को लेकर शांति व सोशल डिस्टेंस के तहत मनाने की अपील करी गई। बैठक में बताया गया कि इस बार भी ईद की नमाज ईदगाह व मस्जिद में अदा नहीं की जाएगी। रमजान माह की तरह ही मुस्लिम समुदाय के लोग अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा करेंगे। कोरोना महामारी को लेकर ये फैसले लिए गए हैं जिससे इस महामारी से निपटा जा सके। पारंपरिक तरीके से मुस्लिम समुदाय के लिए खास ईद उल अजहा भी शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। महामारी के दौर में है, चूँकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसी के संदर्भ में आज यहाँ से जो हमारे धर्मगुरु थे और जो मौजूद लोग थे, जनप्रतिनिधि थे, चूँकि उनकी आज भी एक मीटिंग ली गई। उस मीटिंग में बहुत सारे सुझाव भी आए और चूँकि मैं इस क्षेत्र में नया हूँ तो एक ये प्रयास था कि लोगों से बात करके और इस क्षेत्र की ज़रूरतों को समझा जाए। आने वाली जो हमारा ईद का पर्व है, इसके संबंध में भी कुछ जरूरी जो डायरेक्शन थे सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित, सामूहिक इबादत के संबंध में और जो ये कुर्बानी की एक परंपरा है उसके संबंध में, तो जो हमें ऊपर से निर्देश मिले थे हमारे उच्च अधिकारी गणों के द्वारा, लोगों से बात करके उससे अवगत कराया गया है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली से आए पदाधिकारियों ने सितारगंज विधानसभा में पहुंचकर पार्टी की मजबूती के लिए संगठन की बैठक करी। उनका कहना है कि उत्तराखंड की आम आदमी पार्टी के 70 विधानसभा प्रभारियों को प्रदेश प्रभारी दिनेश मोनिया के नेतृत्व में हर विधानसभा प्रभारी हर विधानसभा में जाकर संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में विकास कार्य कर रहे हैं उसी तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है, क्योंकि उत्तराखंड के लोग भी अब परिवर्तन चाहते हैं। आगामी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी भी सितारगंज, नानकमत्ता विधानसभा के बूथों पर अतिशीघ्र बूथ प्रभारी बनाने तथा प्रत्येक बूथ पर कम से कम 10 सदस्य बनाने को लेकर संगठन की बैठक करके दोनों प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। पार्टी ने सभी 70 विधानसभाओं के विधानसभा प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और प्रदेश प्रभारी श्री दिनेश मोनिया जी के नेतृत्व में अभी संगठन निर्माण का काम चल रहा है, जिसमें कि हम बूथ स्तर तक संगठन को लेकर जा रहे हैं। हमारे सभी प्रभारी यहाँ जो उत्तराखंड के हैं सभी विधानसभाओं के, वो सब लोग बूथ स्तर तक जा रहे हैं, लोगों को आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं। जहां एक और नैनीताल जिला कोरोना की मार से जूझ रहा है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल आईसीयू वार्ड के उपचार को लेकर हल्द्वानी के वरिष्ठ प्रतिपक्ष नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के बेटे व कांग्रेस के युवा नेता सुमित हृदयेश द्वारा ज्ञापन को देने को लेकर डीएम कार्यालय पर गर्मागर्मी देखने को मिली। सुमित हृदयेश ने बताया है कि आज जब हल्द्वानी के हॉस्पिटल को लेकर डीएम के ऑफिस फोन किया गया था तो उनके ऑफिस के लोगों ने कहा है कि जब डीएम सर यही मिलेंगे, और अब जब हम यहाँ पर पहुंचे तो डीएम नहीं मिले, जिसे देखकर कांग्रेस नेता आग बबूला हो गए। रुद्रपुर के ऊधम सिंह नगर जनपद में कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है। देर रात आई रिपोर्ट में 11 कोरोना के मरीज सामने आ गए, जिसमें 4 कोरोना मरीज नई बस्ती जसपुर, 3 काशीपुर के राजपुरम काजीबाग आवास विकास क्षेत्र और 3 कोरोना मरीज रुद्रपुर के भूत बंगला से हैं और इसके अलावा किच्चा के लालपुर से 1 मरीज सामने आए। अब तक जनपद में करीब 900 कोरोना के मरीज सामने आए हैं।
करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक हर की पैड़ी से लेकर बहने वाली गंगा की नहर को प्रदेश सरकार ने गंगा की देवधारा घोषित करने का फैसला लिया है। इसके लिए साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार है, जरूरत पड़ी तो अध्यादेश तक लाया जा सकता है। वर्ष 2016 में हरीश रावत की कांग्रेस की सरकार ने हर की पौड़ी से होकर बहने वाली धारा को नहर घोषित किया था। उसके बाद अखाड़ा परिषद सहित अन्य संत इसका विरोध कर रहे थे। ये मामला पिछले 4 साल तक दबा रहा और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत इस आदेश को लेकर संतों के बीच पहुंचकर माफी मांगने गए तो ये मामला फिर से खड़ा हुआ। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए भी 4 धाम यात्रा खोल दी है। अभी तक केवल श्रद्धालु उत्तराखंड के ही यहां पर दर्शन कर सकते थे, लेकिन अब सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कोविड-19 को लेकर अन्य समान आदेश भी लागू रहेंगे। उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन ने यह घोषणा करी है कि उन्होंने बताया कि अब राज्य में बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं को भी 4 धाम यात्रा पर आने की अनुमति है, लेकिन उनके पास उत्तराखंड आने के 72 घंटे पहले की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। इसके साथ ही श्रद्धालु भी तभी यात्रा कर सकते हैं जो उत्तराखंड पहुंचकर निर्धारित क्वारंटीन अवधि को पूरा कर चुके होंगे। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु देवस्थानम बोर्ड प्रबंधन की वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं। उन्हें पंजीकरण के साथ अपनी ID, कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट भी वेबसाइट में अपलोड करनी पड़ेगी। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रदेश में 272 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5700 के पार पहुंच गया है। वहीं 42 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। 2176 एक्टिव केस हैं। वहीं एम्स ऋषिकेश में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने इसकी पुष्टि करी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सबसे ज्यादा 90 मामले ऊधम सिंह नगर से सामने आए। नैनीताल से अल्मोड़ा में 31, चंपावत में 11, देहरादून में 30, हरिद्वार में 29, पिथौरागढ़ में 2 संक्रमित मरीज पाए गए। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी की अगर बात की जाए तो एक मामला सामने आया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण काल में आए लाखों प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू करी है। राज्य सरकार कई नए स्टार्टअप के लिए लोन देकर स्वरोजगार शुरू करने की अपील कर रही,
पर्वतीय प्रदेश उत्तराखंड में बागवानी की असीम संभावनाएं हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना संक्रमण काल में आए लाखों प्रवासियों को स्वरोजगार योजना से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है, जिसमें सुंदरलाल गांव के सोबन सिंह बिष्ट भी अब इस पहल में शामिल होकर युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने सेब का बगीचा तैयार किया है। बता दें, ये छोटे छोटे पेड़ों से सजा सेब का बगीचा नैनीताल जिले के सुंदरलाल गांव के सोबन सिंह बिष्ट का है। 1 एकड़ में शुरू किए इस हाई डेंसिटी ऑर्चार्ड में सेब की उन्नत प्रजाति के 1000 पेड़ हैं। सोवन बताते हैं, इससे वो न सिर्फ आत्मनिर्भर बने बल्कि युवा भी उनके बगीचे से प्रेरणा लेकर अपनी जमीन पर ऐसा ही बगीचा बनाने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सोवन ने बताया कि राज्य सरकार भी इसमें उनकी मदद कर रही है। हाँ, बिल्कुल ये परफेक्ट है। इसमें आपको गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा अपना 1 एकड़ में 20 नाली में बगीचा लगा हुआ है और इसमें 1000 पेड़ लगे हुए हैं। ये हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट है और इसमें अगर मैं 7वें 8वें साल की बात करूँ तो मैं 10 लाख से ऊपर की इनकम लूँगा। जैसा कि मोदी जी का मिशन है कि हम किसानों की आय दुगनी करें, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम अगर ये हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट लगाएं रूट स्टॉक में तो ये कम से कम 10 गुना हम इनकम इससे ले सकते हैं। नैनीताल जिले में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें स्वरोजगार योजना से जोड़ने के लिए सोबन सिंह बिष्ट का प्रयास मील का पत्थर साबित हो सकता है। पिछले 3 सालों में उन्होंने ये बेहतरीन सेब का बगीचा तैयार किया है। उनसे प्रेरणा लेकर अब इलाके के कई युवा भी ऐसा ही सेब का बगीचा तैयार कर रहे हैं। खुद सोबन सिंह का बेटा भी बाहर नौकरी के लिए नहीं जाना चाहता है। सोच रहा था कि मैं बाहर जाके कोई जॉब करूं, तो मेरे पापा ने प्रोजेक्ट किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं चाहता हूं कि इसे आगे को बढ़ाऊं, पापा के साथ उनकी सहायता करूं। तो इस बार अच्छा फल है तो देख के अच्छा लग रहा है कि मैं उनकी हेल्प करूं और इसे आगे को बढ़ाते रहूं। सोबन जी ने मुझे भी इसके बारे में काफ़ी बताया तो मुझे भी बड़ी अच्छी दिलचस्पी हुई। मैं यहाँ आया और मुझे देख के बड़ी खुशी हुई ये सब पेड़ पौधे देख के। तो मैंने भी सोबन जी के गाइडेंस से 5 नाली में करीब 250 पेड़ लगाने का इस बार प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब देखिए, हम मेहनत करेंगे और फल तो ऊपर वाले का। सोबन सिंह बिष्ट बताते हैं कि हाई डेंसिटी तकनीक से सेब की खेती से उनकी आमदनी में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है और भविष्य में भी होगी। पहाड़ों के युवाओं को स्वरोजगार योजना से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का राज्य सरकार का ये प्रयास तभी साकार होगा जब सोबन सिंह बिष्ट जैसे सफल काश्तकारों की कहानी सामने लाई जाएगी। नैनीताल से के न्यूज़ के लिए कांतापाल की रिपोर्ट। खबर बेरीनाग से है, जहां पर भाजपा प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कुलदीप कुमार ने हरेला पर्व के मौके पर क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। बता दें, गंगोलीहाट विधानसभा की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें विधायक गंगोलीहाट और बेरीनाग के ब्लॉक प्रमुख सहित 2 दर्जन भाजपा नेता शामिल हुए थे। वहीं कुलदीप कुमार के पॉजिटिव आने के बाद जानकारी मिलते ही नगर में हड़कंप मच गया, जिससे व्यापार संघ और नगर पंचायत के पदाधिकारियों ने बैठक में बाजार को 1 सप्ताह तक बंद करने का निर्णय लिया है। नायब तहसीलदार हिमांशु जोशी ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके संपर्क में आए लोगों से क्वारंटाइन में रहने को कहा है। जो गंगोलीहाट ब्लॉक की सैंपलिंग है, कोल्ड सैंपलिंग जो हुई है, वो लगभग 1300 के लगभग सैंपलिंग हमारे साथ ले जा चुकी है, जिसमें से अभी लगभग 470 सैंपल्स की रिपोर्ट आनी है हमारी सही से। और उसके अलावा अभी जो पिछले फिलहाल के 1-2 दिन में जो हमारे द्वारा दी गई है, वो लगभग 120 सैंपल अभी लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी वेट है। खबर काशीपुर से, जहां पर कुंडा थाना क्षेत्र के आरटीआई कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर शिकायत की है। उसके बाद खिलाफ औषधि निरीक्षक द्वारा मांगी गई सूचनाओं को वापस लेने और की गई शिकायतों की पैरवी नहीं करने के लिए डराया और धमकाया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें जान का खतरा है। आरटीआई कार्यकर्ता ने सुरक्षा की दृष्टि से निःशुल्क सुरक्षा उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। बता दें कि कुंजा थाना क्षेत्र के ग्राम मिस्सरवाला निवासी आरटीआई कार्यकर्ता आसिम अजहर ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर कहा कि उनके द्वारा
उसके द्वारा मेडिकल स्टोरों से संबंधित सूचना मांगी गई थी। सूचना आयोग के द्वारा लोक सूचना अधिकारी औषधि निरीक्षक को निर्देशित किया गया था। आदेश प्राप्ति के 2 सप्ताह के अंतर्गत अपीलकर्ता ने सूचना निःशुल्क उपलब्ध करवा दिए थे, लेकिन औषधि निरीक्षक सुधीर कुमार के द्वारा सूचना देने के बजाय प्रार्थी को विभिन्न प्रकार से सूचना नहीं देने के दबाव बनाकर डराया और धमकाया जा रहा है। ऐसा था, काशीपुर क्षेत्र के अंतर्गत जो ना मेरे द्वारा एक आरटीआई लगाई गई थी मेडिकल स्टोरों से संबंधित। ये लगभग इस प्रकरण को 1.5 साल हो गया। प्रार्थी को सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई थी। प्रथम अपील की गई प्रार्थी के द्वारा, तो प्रथम अपील की में जो है विभागीय अपील अधिकारी ने कोई सुनवाई नहीं की। खबर बाजपुर से है, जहां नगर पालिका परिषद द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य शुरू किया गया, जिसके चलते लोगों का शारीरिक तापमान जांचा जा रहा है और उसकी रिपोर्ट बनाकर स्वास्थ्य विभाग को दी जाएगी। बता दें कि बीते दिनों नगर पालिका द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर डोर टू डोर थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य शुरू किया जाना था, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मनमानी के चलते थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य शुरू नहीं हो पाया, जिसके बाद से नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की थी, जिसके बाद बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा नगर पालिका को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। देहरादून आरटीआई में हुए फर्जी ट्रांसफर मामले में गठित एसआईटी ने शासन को फाइल रिपोर्ट भेज दी है। एसआईटी जांच में तबादले मामले पर पुलिस ने आरोपी कुलबीर सिंह और अपर आयुक्त सुधांशु गर्ग की मिलीभगत को पाया है। वहीं पुलिस जांच के दौरान ये भी पता चला है कि अधिकारी और आरोपी के बीच पिछले लंबे समय से ट्रांसफर को लेकर बातचीत चल रही थी। दरअसल 26 जून को देहरादून के आरटीओ में हुए फर्जी तबादले से हड़कंप मच गया था, जिसमें अपर आयुक्त परिवहन सुधांशु गर्ग को आरटीओ देहरादून की जिम्मेदारी दी गई थी और मौजूदा आरटीओ दिनेश चंद पटोई को शासन में बैठा दिया गया था, जिस पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने फर्जी लेटर बनाने पर आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, जयवीर मावी, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का
के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वासने, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर।